Hello, viewers. The topic is recruitment and selection, hiring the right person. This topic is very, very important in human resource management. So I can cover some content of this topic, which makes an important impact in the function of recruitment and selection. So the first slide is hiring the right person recruitment. So what basically recruitment is? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को एक मुनासिब तादाद में जिनके पास राइट स्किल्स हों उस जॉब को परफॉर्म करने की, और वो एक मुनासिब टाइम के अंदर रहते रहते उन जो पोजीशंस ओपन हैं उन पे अप्लाई कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशन में। और जो दूसरी है वो ये है कि ये एक प्रैक्टिस है और यू कैन से और एक एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, जिसका बुनियादी मकसद जो है कि जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सके और मार्केट में अट्रैक्ट कर सके और फिर सिक्योर कर सके वो एम्प्लॉयज़ जो कि सूटेबल हों टू द जॉब, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्क कल्चर। द नेक्स्ट स्लाइड इज रिक्रूटमेंट इश्यूज़। रिक्रूटमेंट इश्यूज लाइक के जो रिक्रूटमेंट के ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम अपना सकते हैं रिक्रूटमेंट करते हुए। द नंबर वन इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग ये है कि आप किसी और कंपनी को अपनी जो है एक कोई भी फंक्शन जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का है उसे आप आउटसोर्स कर देते हैं। लाइक इफ़ आई कैन एक्सप्लेन यू, जैसे कि आपने अपना आईटी डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया है, तो अब आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे हैं वो आपके पेरोल पे नहीं होंगे, वो अपनी पेरेंट कंपनी के पेरोल पे होंगे और आप उनसे निगोशिएट कर लेते हैं उस आउटसोर्स कंपनी से, जिसे हम जिनके एम्प्लॉयज़ को हम थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ कहते हैं। दे आर नॉट योर परमानेंट एम्प्लॉयज़, दे आर नॉट इन ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी, दे आर ऑन द पेरोल ऑफ देयर पेरेंट कंपनी जो कि आउटसोर्स होती है। तो आप उनको लमसम मंथली, क्वार्टरली या ईयरली जो है उन्हें लमसम एक अमाउंट पे कर देते हैं और फिर उनके एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करते हैं। या आप ये रिमोटली भी हो सकता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड किसी फील्ड पे हो। लाइक आउटसोर्सिंग में अब तो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना एचआर, सप्लाई चेन, आईटी सब आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि उससे कंपनी बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, वो बहुत सारे एक्सपेंसेस से बच जाती है। Similarly, second is contingent labor. Contingent labor basically it hires on a project basis, on demand हायर की जाती है ad hoc basis पे, कि जिसके अंदर जब आपको डिमांड होती है तो आप इनको रख लेते हैं। या आप कह सकते हैं कि एजेंसीज होती हैं लेबर वर्क फोर्स की, कि जिसके अंदर आप ऑन डिमांड उनसे ले लेते हैं, बट ये भी आपके पेरोल पे नहीं होते, ये उसी कंपनी के पेरोल पे होते हैं, लेकिन ये ऑन डिमांड होते हैं। प्रोजेक्ट की जो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है 6 महीने का या 8 महीने का, तो उसके ऊपर आप हायर कर लेते हैं। जबकि आउटसोर्सिंग तो जाहिर सी बात है वो आपका फंक्शन है तो वो आपके साथ ही रहेगा, तो उसका तो एक लॉन्ग टर्म होता है। या फिर आप आउटसोर्स ख़त्म करना चाहें, अपना एक फंक्शन बनाना चाहें, जैसे कि आपने एचआर अपना आउटसोर्स किया था बट आप अपना एचआर डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो फिर आप आउटसोर्स ख़त्म कर देंगे। और कॉन्टीजेंट लेबर की जब आप ऑन डिमांड एड हॉक बेसिस पे उन एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड होते हैं आपके, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आपने वो उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो गया और अब वो किसी और कंपनी, जो कंपनी है उनकी पेरेंट, उन्हें किसी और प्रोजेक्ट पे लगा देगी। द थर्ड वन इज पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़. Part-time implies simply the temporary employees which hire on a temporary basis. और टेम्परेरी बेसिस, और सेकंड इज कि वो फुल टाइम के लिए नहीं होते, मीन्स कि 8 आवर्स के लिए नहीं होते, दे हायर्ड फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स इन द इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट। तो दे आर नॉट योर परमानेंट एम्प्लॉयज़, दे आर टेम्परेरी एम्प्लॉयज़। और कंपनी ही इनका पेरोल चलाती है, बट इनको वो पर्क्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़ और वो सैलरीज नहीं मिलती, बिकॉज दे आर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़, दे हायर फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द फोर्थ वन इज ओवर टाइम. ओवर टाइम ये कि आप जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आप उन्हीं को बोलें कि हमें जो है ना इवनिंग में भी हम अपना कोई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप अपने जो जॉब टाइमिंग्स हैं उनको इवनिंग में भी परस्यू करें, एंड हम आपको उसके अगेंस्ट जितना भी आपका पर आवर है उसको हम आपको जो है रीइंबर्स करेंगे आपको अमाउंट,
और आमतौर पर आवर ओवर टाइम में डबल होता है उस 1 घंटे के जो कि आपका नॉर्मल ऑफिशियल टाइमिंग होते हैं। जैसे कि अगर आपका 1 घंटे के 100 रुपये मिल रहे हैं ऑफिशियल टाइमिंग में, तो आफ्टर क्लोजिंग योर ऑफिशियल टाइमिंग तो जो ओवर टाइम में 1 घंटे के 200 रुपये मिलेंगे। तो दिस इज ओवर टाइम। ये ऑल्टरनेटिव टू रिक्रूटमेंट इश्यूज हैं कि जिसमें आपको ऑफिशियली रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे और ऑप्शन है जो कि कंपनीज अडॉप्ट और अडेप्ट कर सकती हैं और आमतौर पर अब ये हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। द नेक्स्ट स्लाइड इज ह्यूमन कैपिटल, द फाउंडेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल। 3 एरियाज हैं जो कि रिक्रूटमेंट जिनसे होकर गुजरती है। फर्स्ट वन कि अट्रैक्ट करना ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल द ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड इज उन्हें डेवलप करना एंड थर्ड वन इज उन्हें रिटेन करना, सस्टेन करना। द नेक्स्ट स्लाइड इज अट्रैक्टिंग ह्यूमन कैपिटल। अट्रैक्टिंग ह्यूमन कैपिटल में हम 2 चीज़ों पे बड़ा फोकस करते हैं, हायर फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल्स। यानी कि हमें एटीट्यूड पे हायर करना है और स्किल्स फिर हम उनको ट्रेन कर सकते हैं स्किल्स को लेके। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो कि रिक्रूटमेंट के पार्ट में देखने की ज़रूरत है। बहुत सी कंपनीज स्किल्स के लिए हायर कर लेती हैं फिर, लेकिन उनके एटीट्यूड को ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि एटीट्यूड इज़ इनहेरिटेड विच कैन नॉट बी चेंज्ड ईजिली। तो इसके अंदर जो एम्फेसिस होता है रिक्रूटमेंट में, हम देखते हैं कि उसका जनरल नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या है, उस जॉब से रेलिवेंट कितना है, और सोशल स्किल्स कैसी हैं, वो सोशल भी है, उसका इंटरेक्शन किस तरह का है, वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। वैल्यूज़ जो कि इनहेरिटेंट जो होती हैं, जो कि गिफ्टेड होती हैं, जो कि एक बंदे की पहचान करवाती हैं कि वो असल में किस टेम्परेमेंट का है, किस उसका मिजाज किस तरह का है। बिलीव्स के जो उनके बिलीफ सिस्टम है वो किस तरह का है, कि उनकी जो इनबिल्ट आई वुड से जो वैल्यूज़ हैं, इनबिल्ट जो उनके जो राइट एंड रॉन्ग में जो फ़र्क करने की जो एक उनका तरीक़ाकार है, उनका उठना बैठना, उनके जेस्चर पोस्चर्स, उनका बात करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें वैल्यूज़, बिलीव्स और एटीट्यूड्स से हमें रिफ्लेक्ट होती हैं। एटीट्यूड द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। तो ये वो चीज़ें जो कि आपके मीन्स के आपके ज़ाहिर में नज़र नहीं आती, ये आपके बातिन में होती हैं, मीन्स के अंदर से इनको देखने की ज़रूरत होती है। और इसके लिए एज अ रिक्रूटर यू हैव टू फोकस के हमें हमारे पास राइट कैरेक्टर वाला बंदा है जिसके एथिक्स, मोरल वैल्यूज, बिलीव्स सब बहुत अच्छे हों। द नेक्स्ट स्लाइड इज अट्रैक्टिंग ह्यूमन कैपिटल। द वन इज साउंड रिक्रूटिंग अप्रोचेस। सबसे पहले हम स्कैन करेंगे उस पूल को जो कि हमारे पास अवेलेबल कैंडिडेट्स का होगा, क्योंकि जब आप कोई जॉब एडवर्टाइज करते हैं तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो उस पूल में से स्कैन करना कि कौन उस जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, उसके लिए स्कैन करना होगा। सेकंड इज ये एक चैलेंज होता है कि हमें राइट जॉब कैंडिडेट चाहिए, ना कि बहुत सारे लोग चाहिए। तो अगर आपके पास 1000 लोगों ने एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया तो आप उसमें से अगर 100 भी ऐसे निकालें जो कि राइट फिट हों उस जॉब के लिए, उस कंपनी के लिए, उसके वर्क कल्चर के लिए, तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। और सेकंड इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ये कि जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक बहुत बेहतरीन सोर्स हैं कि जिनके ज़रिए आप न्यू वंस को हायर कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी के कल्चर को, उसकी डायनेमिक्स को, उसकी मैनेजमेंट को, उसकी हर चीज़ को, पेरोल से लेके पर्क्स एंड बेनिफिट से लेके उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनको जानते हैं। तो वो एक बंदा ऐसा हायर कर सकते हैं जो कि बेस्ट फिट हो। एंड सेकंड इज़ इंसेंटिव्स फॉर रेफरल्स के, जो अगर कोई अच्छा रेफरल आपको देता है तो उसको उसके अगेंस्ट इंसेंटिव भी दिया जाए। मींस के अगर मुझे एक सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में एक बंदा चाहिए जो कि MBA सप्लाई चेन हो, और उसी डिपार्टमेंट में एक बंदा है जो कि जानता है एक बंदे को जो कि वाकिफ़ है उससे बहुत अरसे से, और वो देखता है कि वो बेस्ट फिट है विथ रिगार्ड्स टू द कैरेक्टर, एथिक्स, वैल्यूज़, मोरल, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, और उसकी क्वालिफिकेशन भी MBA पूरी है, एक्सपीरियंस भी है। तो आई वुड गो विद द रेफरल रादर देन रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट एक बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें भी कुछ गारंटी नहीं होती कि जो नया बंदा है वो आपके साथ एडजस्ट भी हो सके। वो आया और 6 महीने बाद चला गया तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा, टाइम, वक्त, बहुत सारी रिसोर्सेज सब ज़ाया हो जाती हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम वैलिड इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उस जॉब रोल के हिसाब से कि उस जॉब का रोल क्या है, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं कि इस जॉब में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं
ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पूरी जॉब के कंटेंट को हम इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, कि जिसमें हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमें किस किस्म का परफॉर्मर चाहिए इस जॉब के लिए। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ हैं, और जॉब एनालिसिस की जो आउटकम्स होते हैं वो दो चीज़ें होती हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में द टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ वी रिक्वायर्ड इन अ पर्सन। द नेक्स्ट स्लाइड इज जॉब एनालिसिस पर्पस। जॉब एनालिसिस के पर्पस में शामिल है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन बेसिकली ये कि व्हेन यू डिज़ाइनिंग अ जॉब एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ कॉल्ड जॉब डिज़ाइन, कि आपने सारी मालूमात जॉब एनालिसिस के थ्रू हासिल कर ली। अब जब आप जॉब डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका जो एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड जॉब डिज़ाइन, और वो एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ का। और जॉब एनालिसिस और एचआर की एक्टिविटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसमें ये सारे प्रोसेस जो हैं आते हैं, जो कि ये फॉलोइंग आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जॉब एनालिसिस हेल्प करती है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में भी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी, वर्कफोर्स प्लानिंग में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, वेजेस एंड सैलरीज एग्रीमेंट में, वर्क हेल्थ सेफ्टी में, जॉब रिडिज़ाइन में। द नेक्स्ट स्लाइड इज जॉब एनालिसिस क्वेश्चनियर। जॉब एनालिसिस क्वेश्चनियर ये बेसिकली ग्रुप टास्क होता है। इसके अंदर हम एक पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर तैयार करते हैं। जॉब एनालिसिस क्वेश्चनियर को बेसिकली पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर कहते हैं, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चनियर को फिल करवाते हैं उस जॉब को जो ऑलरेडी एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होता है उससे, उसके सुपरवाइज़र से, और इसके अलावा हम खुद ऑब्जर्व भी करते हैं उस जॉब को एज अ एचआर पर्सन कि क्या इंडिविजुअल टास्क वो उसमें परफॉर्म है कर रहा है बंदा, ड्यूटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, क्या कोलैबोरेशन है उस रोल में, क्या करस्पॉन्डेंस है उस रोल में, कितना प्रेशर है, क्या उसमें चैलेंजेस हैं और कितनी प्रेशर वाली जॉब है। ये तमाम चीज़ों को जॉब एनालिसिस क्वेश्चनियर के थ्रू जो है हम बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं बाय filling by the employee and the supervisor, and also we can observe as a HR person of that job role. हमारा जॉब इनकम्बेंट पे फोकस नहीं होगा जो कि इस जॉब को कर रहा है, हमारा उस जॉब रोल पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, बिकॉज एम्प्लॉय बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा होता है जो उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ों पे कहीं बहुत ज़्यादा फोकस होता है, कहीं पे नहीं होता, तो हम जॉब को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज़। रिक्रूटमेंट सोर्सेज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिनको एक कंपनी इख्तियार करती है रिक्रूट करने के लिए वो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकें इन फ्यूचर उस जॉब को। ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट है किसी भी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हुए। तो बहुत सारी मार्केट फोर्सेस भी इन्फ्लुएंस करती हैं कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, यानी कि अगर आपके जिस कंट्री में आप या जिस सिटी में आपने जॉब एडवर्टाइज की है वहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, तो बहुत ज़्यादा आपको लोग जो है वो उस जॉब के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे। अगर स्किल्स जो उस जॉब के लिए चाहिए वो शॉर्टेज हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कम हो जाएंगे उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो मखसूस स्किल उसके अंदर चाहिए। कंपटीशन कितना है इंडस्ट्री के अंदर, अगर जिस जॉब को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं वो जॉब्स बहुत ज़्यादा जर्नल है, आम है, ऑर्डिनरी है, तो बहुत सारा मतलब उसके अंदर कंपटीशन बहुत होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे और आपको उनमें डिफर करना थोड़ा मुश्किल होगा। रेम्यूनरेशन, बेनिफिट पैकेजेस क्या चल रहे हैं, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कैसी हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। The next slide is recruitment sources. There are two types of sources which can influence and directly impact on the recruitment part. First is internal recruitment. इंटरनल रिक्रूटमेंट में ये है कि जब इंटरनली रिक्रूट करते हैं जिसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव्स में ये है कि वो बंदे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनी के वर्क कल्चर को लेके, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को जानता है, उसके जो सैलरी पैकेज है, जो पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस हैं, सैलरीज हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से समझता है। उसके अंदर कितने मतलब कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है और जो जॉब एडवर्टाइज हुई है उसमें कितने चैलेंजेस हैं, वहाँ का डिपार्टमेंट के लोगों को वो पहले से जानता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिस्ट हुए हैं जिसमें कैंडिडेट जो है वो अच्छी तरीके से कंपनी को जानता है, वो यहाँ के टर्नओवर के कल्चर को वाकिफ है कि टर्नओवर किस वजह से होता है यहाँ पे, तो वो एहतियात करेगा उन चीज़ों से।
और इसके अलावा जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें किस तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एक कैरियर पाथ देता है एक बंदे को कि वो आगे प्रमोट होता है किसी डिपार्टमेंट में और नई जॉब को हासिल करता है तो उसका एक कैरियर पाथ बनता है। और ये काफ़ी सस्ती और एक तेज़ी से हो जाने वाली एक्टिविटी है अगर आप इंटरनली रिक्रूट करते हैं बंदे को, कि वो बहुत कम तनख्वाह पे आ जाएगा क्योंकि उसे प्रमोशन मिल रही है और वो बहुत जल्दी ये मसला आपका हल हो जाएगा इंटरनली। नेक्स्ट स्लाइड इज रिक्रूटमेंट सोर्सेज। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट के अपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जब आप सोर्स करते हैं कैंडिडेट को, बट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी उसके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं। लाइक एंट्री लेवल पे या स्पेशलिस्ट पोजीशन पे जहाँ पे मखसूस तादाद होती है कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी में, क्योंकि एंट्री लेवल पोजीशन पे जाहिर सी बात है इंटरनल लोग तो प्रमोशन की तरफ जाते हैं तो एंट्री लेवल पे आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। और स्पेशलिस्ट पोजीशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मैनेजेरियल, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक जो है वो एक्सपर्टीज चाहिए हो, तो उसके अंदर भी आपको बाहर से ही हायर करना पड़ता है क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल नहीं होती इंटरनल एम्प्लॉयज़ में। तो एक्सटर्नल कैंडिडेट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को नए आइडियाज से उनको एक्सपोज करते हैं, कंपनी को नए आइडियाज से। क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी डायनेमिक होते हैं, डाइवर्सिफाई होते हैं, न्यू डिफरेंट आइडियाज़ वो लेके आते हैं। और इंटरनल कैंडिडेट्स को अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो वो एक मुतमईन वाला कल्चर बन जाता है जिसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होती, कुछ नई डायनेमिक एंड डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज और प्लान्स नहीं होते, और एक चेंज से भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिडेंडेंसी आ जाती है और ऑब्सलीट हो जाता है एक आपका वर्क कल्चर। तो इसके अलावा दूसरे सोर्सेज ये हैं कि आप अदर सोर्सेज में शामिल हैं डायरेक्ट एप्लीकेंट्स और रेफरल्स, उनके थ्रू भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अगर आप प्रमोशन के हवाले से कहें कि आप इंटरनली एम्प्लॉयज़ को अगर आप रिक्रूट करते हैं तो इट गिव्स देम द एडवांटेज ऑफ प्रमोशन, और प्रमोशन के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं इंटरनली। प्रमोशन जो है अगर एडवांटेजेस में देखें तो वो एक एज अ रिवॉर्ड है अच्छे काम के लिए, मोटिवेशनल टूल है दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं, अपना पोटेंशियल पूरा का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं अपनी जॉब में जो उन्हें मिली है दूसरी नेक्स्ट लेवल पे, कैडर पे। और इसके डिसएडवांटेज देखें उसमें ये कि आपको ज़रूरी फिल करनी पड़ेगी उस पोजीशन को उन्हीं एम्प्लॉयज़ से जो कि आपके पास पहले से मौजूद हैं, क्योंकि इंटरनली में आपके पास कोई नए लोग तो हैं नहीं, तो एक डिसएडवांटेज ये है। दूसरा है कि लैक ऑफ न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी आप नहीं ला पाते हो क्योंकि वो बंदा उसी माइंडसेट से जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक कॉम्प्लेसेंट माइंडसेट है, एक रिडेंडेंट माइंडसेट है, उसी के साथ आता है। और जेलिसी भी होती है कि यानी कि एक बंदा प्रमोट हो गया तो दूसरों को जेलिसी होती है कि हमें क्यों नहीं लिया गया, हमें क्यों नहीं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में इंक्लूड किया गया, हम भी तो क्वालिफाई करते थे, हमारे पास भी तो एक्सपीरियंस था, इस बंदे को क्यों ले लिया गया। द नेक्स्ट स्लाइड इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बेसिकली ये है कि हायरिंग रिलेटिव्स के जो अपने रिलेशनशिप में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि हायर करवाते हैं, एंड नेपोटिज्म इज बेसिकली टू गिव द फेवर टू योर रिलेटिव्स, द पीपल विद आर इन रिलेशन विथ यू, उनको कुछ एज देना, फ़ायदा देना जो कि पार्शली फ़ायदा हो। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है नेपोटिज्म पे क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसमें जो है जो लोग जो सुपरवाइजरी लेवल्स पे हैं उनको बिल्कुल भी आपको शामिल नहीं करना है, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनके रिश्तेदारों को किसी को फ़ायदा पहुंच जाए। अगर कोई नौकरी, कोई मीन्स के मैनेजर है उस डिपार्टमेंट में, तो वो चाहेगा कि मेरा कोई रिश्तेदार जो कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में एग्जेक्टिव, सीनियर एग्जेक्टिव चाहिए तो मैं उस पोजीशन पे ले आऊँ। तो ये देखना होगा एचआर को कि उस बंदे के रिलेटिव्स में कोई ना आए, रादर देन कि वो खुद अप्लाई करे, पूरे प्रोसीजर से गुजरे और फिर सिलेक्ट हो तो एक अलग बात है, बट उसके रेफरल से, उस बंदे के रेफरल से, उस मैनेजर के रेफरल से उसका कोई रिलेटिव ना आए, बिकॉज इट क्रिएट्स discrimination, it creates partialism, it creates negativity in other employees as well, और ये फेवरेटिज्म के इश्यूज क्रिएट करता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेबर मार्केट कंडीशंस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर इस इकोनॉमी उस कंट्री की स्ट्रांग है तो डिफ़िकल्ट हायरिंग होगी, क्योंकि जब इकोनॉमी स्ट्रांग है, लोग खुशहाल हैं, बेरोज़गारी नहीं है, तो कम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि बेरोज़गारी कम है और अच्छे पैकेज पे आना चाहेंगे। वीक इकोनॉमी है, बेरोज़गारी बहुत है, तो एक जॉब के लिए हज़ारों लोग अप्लाई कर देंगे बिना देखे कि वो इस जॉब के लिए अहल भी हैं या नहीं।
द नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एम्प्लॉयज। एडवांटेज इंटरनली ये है कि आपके पास उन बंदों का डेटा परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस डेटा अवेलेबल होता है, ये मोटिवेशनल होता है, इसमें ट्रेनिंग की सोशलाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंदा खुद ही जानता है सारे लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से वाकिफ़ है, कल्चर से वाकिफ़ है, मैनेजमेंट से वाकिफ़ है, फास्टर प्रोसेस है, एक्सपेंसिव कम है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती आपकी। डिसएडवांटेज ये है कि पॉलिटिक्स को ये ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर कॉम्प्लेसेंसी वाला मैटर आया था कि जो है वही क्लोजली रिलेटेड लोग आपस में मिल रहे होते हैं जो कि पहले से आपस में जानते हैं एक दूसरे को, तो जो उनकी जो माइंड सेट होता है वो वैसे ही रहता है। यानी कि एक बंदा किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एज अ प्रमोशन आया, लेकिन जो माइंड सेट है वो वही है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो आपस में उसी तरह बात करेंगे, उसी तरह से वो पॉलिटिक्स करेंगे, तो इन ब्रीडिंग रहती है। इसके अलावा प्रमोशन चेंज बनती चली जाती हैं, लोग प्रमोट हो रहे हैं, बट जो वर्क कल्चर है कंपनी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके रेवेन्यूज़ में, उसके प्रॉफिट्स में, उसके जो हर डिपार्टमेंट जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें कुछ इजाफा नहीं हो रहा, तो प्रमोशंस चेंज बनती चली आ रही हैं, बट परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। यूज़फुल तब होती हैं जब जो आपका स्टेबल माहौल हो, इन्वायरमेंट स्टेबल इन्वायरमेंट हो, स्ट्रेटजी स्टेबल हो, स्टेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो और लिमिटेड टाइम एंड मनी हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एडवांटेज ये हैं कि फ्रेश आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। डिसएडवांटेज ये है कि वो लोगों को जानते नहीं हैं, कंपनी को जानते नहीं हैं। इंटरनल एप्लीकेंट्स के लिए वो थोड़े से बुरे भी साबित हो सकते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उन्हें सोशलाइजिंग करवानी पड़ती है, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रखवानी पड़ती है, हर डिपार्टमेंट के लोगों से मिलवाना पड़ता है। इसमें जॉब रोटेशन शामिल हैं, इसके अंदर रोटेट करते हैं ताकि वो सारे लोगों से मिल सके, सारे फंक्शंस को पहचान सके। टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। यूज़फुल तब होती है जब आप चेंज को चाहते हैं कि चेंज आए कंपनी में, और जब आपका एक वेरिएशन आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, वॉलेटाइल इन्वायरमेंट हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज एडवर्टाइजिंग। जब आप एक मरतबा डिसीजन ले लें कि हमें रिक्रूट करना है एक नए एम्प्लॉय को, तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत अहम हिस्सा होती है किसी पोटेंशियल एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जो मकसद है एडवर्टाइजिंग का वो ये है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए इस वैकेंसी के हवाले से जो कि आपने एडवर्टाइज़ की है, और उन्हें काइल किया जाए कि वो अप्लाई करें अगर वो सूटेबल हैं इस जॉब के लिए। एडवर्टाइजिंग की टाइप्स हैं, टाइप आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट को देखते हुए। कोई भी कंपनी मींस के रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजिंग में कोई सी भी टाइप को सिलेक्ट कर सकती है, बट कुछ सर्वेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिस्ट हैं कि 54% जो है अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए वो ऑनलाइन ही करते हैं, और कुछ हासिल करते हैं 9% न्यूज़पेपर के ज़रिए, 9% डायरेक्टली अप्रोच करते हैं एम्प्लॉयर को, और 8% जो है वो हासिल करते हैं जॉब कॉल करके एम्प्लॉयर को और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज़। रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज़ में जो ग्रुप टास्क हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, किसी भी जॉब को एडवर्टाइज़ करने से पहले और एडवर्टाइजमेंट आपकी सक्सेसफुल हो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा जो कि इन लिस्ट हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे तादाद में लोगों को जमा करें कि वो अप्लाई करें, उनको वो मतलब अप्लाई करना शुरू कर दें। इतना जर्नल और ऑर्डिनरी एडवर्टाइजमेंट आपका नहीं होना चाहिए, बल्कि कम तादाद में लोग अप्लाई करें जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हों इस जॉब से। सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, एप्लीकेंट खुद रिकग्नाइज करे उस जॉब को कि उसके बेसिक फंक्शंस को पहचान सके और वो किस तरह वो बेसिकली फिट भी हो पा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, इतना वो मींस के फोरकास्ट कर सके। इसके अलावा जो है वो सेकंड इज कि वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो कि वो अट्रैक्ट करे एप्लीकेंट के इंटरेस्ट को, और एक जो प्रेजेंट इमेज है कंपनी का वो एक फेवरेबल वे में जो है वो पोर्ट्रे करे। थर्ड वन इज बहुत ज़्यादा क्लियर, कंसाइज और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड और बहुत ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ताकि अनसूटेबल और अनक्वालिफाइड पीपल जो हैं वो दूर रहें अप्लाई करने से। तो फोर्थ वन इज एप्लीकेंट खुद देख सके कि वो उसके लिए वो जॉब जो है वो एक इम्प्रूवमेंट है उसके करियर के लिए, उसकी प्रेजेंट पोजीशन को लेते हुए कि उसका करियर लेडर आगे की तरफ जाएगा और वो मोटिवेट हो उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। लास्ट वन जो पॉइंट है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो तभी सक्सेसफुल होता है अगर वो लिखा गया हो एप्लीकेंट के व्यू पॉइंट से और वो क्या हासिल करना चाहते हैं उस जॉब से। रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज, एप्लीकेशन फॉर्म्स, मेथड्स इसके अंदर गिवन है कि जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंपनी का अपना प्रेफर्ड मेथड है कि जिसके ज़रिए वो ये अपॉर्चुनिटी दे एप्लीकेंट्स को कि अप्लाई कर सकें उस जॉब के लिए।
तो वो मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि उस जॉब का लेवल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है उस कंपनी में और उस डिपार्टमेंट में, और कितनी तादाद में वो जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मेथड जो अप्लाई करने के वो इन पर्सन भी हो सकते हैं, टेलीफोन पे हो सकते हैं, फैक्स पे हो सकते हैं, ईमेल एप्लीकेशंस के थ्रू हो सकते हैं, रिटन एप्लीकेशंस के थ्रू हो सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज एप्लीकेशन फॉर्म्स। आमतौर पर जो कंपनीज डिजाइन करती हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स वो वेरी करते हैं जॉब टू जॉब। आईटी की जॉब है, सप्लाई चेन की है, एचआर की है, इसके अलावा मार्केटिंग की है, कम्युनिकेशन की है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कंसाइज, एक्यूरेट, प्रिसाइज होने चाहिए ताकि उससे वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके जो कि इस जॉब के लिए ज़रूरी है। थर्ड वन इज एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो उसमें वो मालूमात हासिल की जाए जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो और जो कि अलाउ कर सके कि हम इजीली कंपेयर कर सकें एप्लीकेंट्स के अंदर कि कौन सा बेस्ट सुटेबल है इस जॉब के लिए और कौन सा नहीं। फोर्थ पॉइंट इज एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक बेसिस बनते हैं सिलेक्शन के लिए, आगे जाके सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए, और इससे आगे जो है वो आप जब आप इनिशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा में तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज एप्लीकेशन फॉर्म्स। जब डिज़ाइन करें एक एप्लीकेशन फॉर्म तो कुछ केयरफुल कंसिडरेशंस को हमें देखने की ज़रूरत है ताकि जो एप्लीकेंट है वो आंसर प्रोवाइड कर सके जिसकी हमें ज़रूरत है। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके अंदर शामिल होनी चाहिए वो डिटेल्स जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये बंदे को हमें इंटरव्यू करने की ज़रूरत भी है आगे या नहीं है। इसमें वो क्वालिटीज़ भी हैं जो कि हमें इस जॉब से रेलिवेंट चाहिए या नहीं चाहिए, और कुछ डिटेल्स जिसमें एज, रेस, रिलीजन, कंट्री, बर्थ डेट, नेशनलिटी ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी इम्पैक्ट पैदा करती हैं उस एप्लीकेंट के दिमाग में। और इन्फॉर्मेशन जो कि आमतौर पर हमें चाहिए होती है एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें शामिल हैं पर्सनल पर्टिकुलर्स मींस के नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन, ईमेल, एजुकेशन लेवल क्या है, क्वालिफिकेशंस, कोई स्पेसिफिक स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, पहले जो प्रीवियस और प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल्स जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जिसमें रीजन ऑफ लिविंग भी हो, इसके अलावा नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स रेफरीज के, अवेलेबिलिटी उसकी कब से हो सकती है, टाइम पीरियड पूछ लें कि वो लास्ट कंपनी का नोटिस पीरियड क्या है और वो कब तक ज्वाइन कर सकता है, और उसकी एक्सपेक्टेशन पूछने सैलरी के हवाले से। द नेक्स्ट स्लाइड इज स्क्रीनिंग एप्लीकेंट्स। एक मरतबा जब एप्लीकेशंस आपको रिसीव हो जाएं नाउ अब आपके पास आपको फैसला करना है कि किन कैंडिडेट्स को हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है। कोई मखसूस तादाद नहीं है एप्लीकेंट्स की जिनको आप इंटरव्यू के लिए बुलाएं। इट वेरीज कि वो जॉब कितनी चैलेंजिंग है, उसमें कितना डाइवर्सिफिकेशन है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। तो जो है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आप बुलाते हैं, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए इनकी एप्लीकेशंस के को देखते हुए, और क्या तादाद होगी और कितनी किस्म के जॉब्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। सिलेक्शन जो है वो बेस करनी चाहिए कि मखसूस जो स्पेसिफिक जो एक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स हों पोजीशन की वो फुलफिल हो रही हों। अनसूटेबल एप्लीकेंट्स जो कि जिनमें वो स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस ना हो या कि कोई भी एक चीज़ ना हो उस जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देने की ज़रूरत है इसकी स्क्रीनिंग प्रोसेस से, और ना इंटरव्यू के लिए बुलाने की ज़रूरत है। कोई भी एप्लीकेंट को अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के कुछ वेज हैं जिसमें जॉब पोस्टिंग है, जिसमें आप अनाउंस करते हैं जॉब ओपनिंग्स एम्प्लॉयज़ के लिए, और जॉब पोस्टिंग में ये होता है कि जॉब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तमाम एम्प्लॉयज़ को। ये आमतौर पर कंपनी के जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर लगा दी जाती है, कंपनी के जो अपने इंटरनल पोर्टल होते हैं उन पे पब्लिश कर दी जाती है, ईमेल कर दिया जाता है टू ऑल एम्प्लॉयज़। तो ये जॉब इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर कर दी जाती है। और इसमें सेकंड पॉइंट इसके आपको देखने की ज़रूरत है कि माइनॉरिटी वर्कर्स या कोई डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी अवेयर होने चाहिए उस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से, आपको उन्हें एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा सिनिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शक व शुबात में स्पेकुलेशंस पड़ जाती हैं अगर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का माहौल ना हो। तो ऑलवेज इंश्योर दैट यू हैव अ कल्चर ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय रेफरल्स। कुछ ये भी बिलीव हैं कि एम्प्लॉय रेफरल्स के थ्रू भी हम बहुत अच्छा एम्प्लॉय ला सकते हैं, यानी कि उस डिपार्टमेंट में अगर जॉब निकली है तो उस डिपार्टमेंट में जो वाकई लोग उस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं उस जॉब रोल को, तो वो रेफरल से अगर लाएं जो कि उनके रिश्तेदारों में ना हो, नेपोटिज्म ना हो, तो बहुत अच्छा एम्प्लॉय आ सकता है। बट साथ साथ ये एक डिस्क्रिमिनेटरी वाली हायरिंग प्रैक्टिस को परपेचुएट करता है, प्रोस्पेक्ट करता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं लाइक आउटसोर्सिंग के, जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे डिपार्टमेंट फिल कर सकते हैं।
एग्जेक्टिव रिसर्च फर्म्स हैं जो कि एग्जेक्टिव हायरिंग हो, मीन्स के हाई लेवल जो है हायरिंग होती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ फर्म्स होती हैं जिनको आप पे करते हैं इस जॉब इंकमेंट को रिक्रूट करवाने के लिए, तो वो आपको रिक्रूट करके दे सकती हैं, सेलेक्ट करके सारा प्रोसेस वो कर सकती हैं, उनके थ्रू आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लोकल एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर्स में, मल्टीमीडिया में। इंटर्नशिप्स के थ्रू आप कर सकते हैं, इंटर्नली भी रखा आपने, फिर से परमानेंट आपने MTO मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रखा, फिर आगे आपने एग्जेक्टिव कर लिया, जॉब लेटर उसकी चल पड़ी, तो इस तरह से आप हायर कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स ले सकते हैं और उन्हें फिर परमानेंट पोजीशंस आप दे सकते हैं आगे। वॉक इन कैंडिडेट्स की एक पॉसिबिलिटी है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। द नेक्स्ट स्लाइड इज रिक्रूटमेंट फॉर डाइवर्सिटी। आप ये देखें कि आपकी एथनिकली डाइवर्स वर्कफोर्स होनी चाहिए, जिससे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वो फैसिलिटेट करती है एक्सपेंशन एक ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड से जब लोग होते हैं तो उनकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं, उनके वर्क कल्चर को जानते हैं, एक्सटर्नली वो उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, मार्केट में उन्हें जाना जाता है, तो उनके थ्रू जो है वो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं लोकली भी और ग्लोबली भी। रिक्रूटमेंट जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि मुख्तलिफ एप्लीकेंट्स को, मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया जाए, ताकि एक बहुत अच्छा माहौल, एक डाइवर्सिफाइड, एक डायनेमिक, एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला माहौल बन जाता है। ट्रेन करें रिक्रूटर्स को कि वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो, यानी कि वो उस जॉब से जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है उसकी स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, और देखें कि आपके एड्स और इंटरव्यूज़ बायलिंगुअल होने चाहिए, मीन्स के जो एक तो इंग्लिश में होनी चाहिए और दूसरी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उस सिटी की, उस प्रोविंस की, उस कंट्री की, उसमें होनी चाहिए। लाइक इन पाकिस्तान इंग्लिश में और उर्दू में हम लोग यहाँ आमतौर पर जॉब एडवर्टाइजमेंट होती हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज यील्ड रेशोज़। इसके अंदर जो है वो हमें मालूमात मिलती चली आती है कि कितने एप्लीकेंट्स एलिमिनेट हो गए हर एक स्टेप पे जो रिक्रूटमेंट का होता है, और कितने हमारे साथ आगे बढ़ते चले गए। तो उससे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो होती हैं आगे, उसमें एक बहुत हेल्प आउट होती है कि कंपनी को पता लगता है कि उसका ब्रांड इमेज कैसा है, उसकी ब्रांड लॉयल्टी कितनी है मार्केट में, और कितना बंदा इंटरेस्टेड है, और कितना बंदा अप्लाई कर रहा है, किस बैकग्राउंड से कर रहा है। तो यील्ड रेशो से एक कंपनी को अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा मालूम होता है। सेकंड पॉइंट जो है, इससे हमें ये पता लगता है एक प्रॉपर और एक ज़रूरी जो साइज़ है एप्लीकेंट पूल के लिए हमें जो चाहिए वो कितना हमें मिला है, और हर स्टेप पे वो कितना मीन्स के वो शॉर्ट लिस्ट होता जा रहा है, कितना ज़्यादा रिमूव होता चला आ रहा है, और कितने हमारे साथ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज रिक्रूटमेंट पैरामाइड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट पैरामाइड। इसको हम बॉटम टू टॉप देखेंगे, मीन्स के एक जॉब है जो कि आपने एडवर्टाइज की, तो उसके अंदर 120 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया। आफ्टर व्हेन यू इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, आपने रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट करने के बाद आपने शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने इनवाइट किया, प्री स्क्रीनिंग कहते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को प्री स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं, विच डन ऑन द फोन, ईमेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। आपने उन्हें जब प्री स्क्रीन किया तो आपने इनवाइट किया पहले इंटरव्यू के लिए 60 लोगों को। तो जो यील्ड रेशो था वो 0 से 2:1 हो गया, मीन्स कि आपने 120 डिवाइड बाई 60 किया तो आपके पास 2:1 आ गया। फिर उसमें से आपने और शॉर्ट लिस्ट किया, सेकेंड इंटरव्यू के लिए बुलाए तो आपके पास 60/40 आ गया, तो 3:2 हो गया। मीन्स के आपने डिवाइड किया, जब आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो ये 3/2 के रेशो में आएगा। फिर आपने कितने लोगों ने अटेंड किया सेकंड इंटरव्यू, 30 लोगों ने किया, तो 40 डिवाइड बाई 30 तो 4:3 आ गया यील्ड रेशो। फिर कितने लोगों ने रिसीव किया जॉब ऑफर, 15 लोगों ने, तो ये 30/15 2:1 आ गया। एंड द लास्ट वन एक्सेप्ट कितना किया जॉब ऑफर लोगों ने, तो 10 ने एक्सेप्ट किया, तो ये 15/10 इजिकल टू 3/2 आ गया यील्ड रेशो। तो ये स्टेजेस हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, जिसके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेंट स्क्रीन्ड आउट प्रोसेस है वो किस तरह का है, और इससे आप एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं फॉर द प्रोस्पेक्ट फ्यूचर एप्लीकेंट्स। थैंक यू।